हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों इवॉल्व हुआ, बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज वी आर ह्यूमन एंड वी ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम ऐसे अनलिमिटेड वांट्स कैसे होंगे? आप सबके मन में ये होगा। एक्चुअली द थिंग इज नॉट दैट these wants are unlimited. The problem is that कि हम ह्यूमंस की जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है ना, दूसरी ही वांट तुरंत अराइज हो जाती है। आप मुझे बताओ, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपकी एक वांट और अराइज होती है, पानी पीना। जैसे ही आप पानी पी लेते हो तो फिर आपकी कोई और वांट अराइज होती है, चलो एक बार गेम खेल लेते हैं, या थोड़ी देर लेट जाते हैं, या चलो थोड़े से फ्रूट्स खा लेते हैं, या चलो बैठ के टीवी देखते हैं। जैसे ही आपने वो काम कर लिया होता है, आपकी एक और वांट अराइज हो जाती है। तो इट इज बेसिकली दी वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि हमारी वांट्स जो होती हैं वो नेवर एंडिंग होती हैं। नेवर एंडिंग का मतलब होता है जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी ही वांट तुरंत क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। और इन्हीं वांट्स को जो सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए हैं, वो रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है भाई? सिंपल सी बात है ना मैम, जब हमारी वांट्स नेवर सेटिस्फाइंग होती है, मतलब तुरंत अराइज होती जाती है, whenever one want is satisfied the other want arises thereafter। तो जब ऐसा प्रोसेस चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, तो कैसे हमारे पास रिसोर्सेस पूरे पड़ेंगे हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए? जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ पुअर सेक्शन की है? नहीं, ये प्रॉब्लम इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, दैट इज मिस्टर मुकेश अंबानी, एंड इवन द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएस, फेसेस दिस प्रॉब्लम। तभी वो एक दिन में सारी चीजें नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले क्या था? वांट्स हमारी कैसी हैं? अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन इज जो रिसोर्सेस चाहिए उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी को बोला जाता है रिलेशन, क्या कहते हैं, रिसोर्सेस इन रिलेशन टू दी अनलिमिटेड वांट्स। जो हमारे रिसोर्सेस हैं, इन अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में वो कैसे पड़ जाते हैं? कम पड़ जाते हैं। और इन्हीं रिसोर्सेस के कैसे यूजेस होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है कि जो रुपीस हम खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं, टू बाय समथिंग टू ईट, वही रुपीस को हम यूज कर सकते हैं टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक है, टाइम। टाइम भी क्या है? रिसोर्स। जिस टाइम को हम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आप जिस टाइम को अभी यूज कर रहे हो, क्या उसी टाइम को आप कहीं और भी यूज कर सकते थे? हाँ, आप खेलने के लिए यूज कर सकते थे, आप यूट्यूब में वीडियोस देखने के लिए या कोई वेब सीरीज देखने के लिए यूज कर सकते थे, आप गेम्स खेलने के लिए यूज कर सकते थे। तो इसी टाइम के कैसे हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक से ज्यादा यूजेस। और जब किसी भी कमोडिटी के एक से ज्यादा यूजेस होते हैं, तो इसलिए उसे बोला जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। और जब ऐसी सब कंडीशन होती है तो आती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चॉइस मेकिंग। किस चीज को चूज करें? मान लीजिए मेरी जेब में बेटा 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए से मैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे गई हूँ या डिपार्टमेंटल स्टोर में गई हूँ, मैं वहां पे सोच रही हूँ 10 रुपए की फ्रूटी खरीदूं, या 10 रुपए की लेस खरीदूं, या 10 रुपए के कुरकुरे खरीदूं, या 10 रुपए की अंकल चिप्स खरीदूं, या 10 रुपए की चॉकलेट खरीदूं। क्या खरीदूं मैं? इसे बोला जाता है प्रॉब्लम। इससे आती है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आती है तो हमें करना पड़ता है चूज। अगेन, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसके लिए जो मेरे पास साधन है, दैट इज रिसोर्सेज है, ₹10 आर लिमिटेड। एंड इन्हीं ₹10 के क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव यूजेस। इनको एक से ज्यादा जगहों पे यूज किया जा सकता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आती है प्रॉब्लम। अगेन आई एम सेइंग प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चॉइस मेकिंग। और जब होती है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का क्या आ जाता है? सोल्यूशन। सो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इकोनॉमिक्स। इसी रिसोर्स की स्टडी को बोला गया बेटा इकोनॉमिक्स। इको का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थ शास्त्र। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन इज अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी। जब हम अपने ही रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं तो उसी स्टडी को बोला गया बेटा इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? चलिए,
फिर उसके बाद बात आती है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से वर्ड अराइज हुआ. चलो, वी हैव अंडरस्टूड द थिंग कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रिसोर्सेज. नाउ वेयर इट हैज अराइज्ड फ्रॉम? इट हैज अराइज्ड फ्रॉम अ Greek word economia. Again, the spelling is OIKONOMIA, where eco का मतलब होता है household and nomia का मतलब होता है management. तो household management से ही ये word derive हुआ है. क्यों हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनोमिया को ही क्यों चूज किया गया? बिकॉज रिसोर्सेज की जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ना बेटा, हर घर से आती है. घर से आती है एज इन, आज आपके फादर इनकम अर्न करते हैं, बट उसी इनकम को कंज्यूम करने वाली पूरी फैमिली होती है. फैमिली के हर एक मेंबर की होती है कई सारी वांट्स, बट सारी वांट्स तो एक टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती. जिस वांट का अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. सो एवरी हाउस होल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो अराइज हुआ है वो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? हर घर में. और घर से जुड़ी रहती है बेटा घर गृहस्थी. घर गृहस्थी का मतलब होता है घर को चलाने के लिए जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं उसे बोला जाता है घर गृहस्थी. ठीक है, तो चलिए, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर रैशनली. और जब बेटा यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का हम लाते हैं सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन अगर होता है चॉइस मेकिंग, तो हम कैसे चूज करेंगे? आज आपकी मम्मी जो है अपने आपके फादर की इनकम को उन जगहों पे सबसे पहले एलोकेट करती है जहां पे उनसे हमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन. और इसी को उनकी बोला गया बेटा समझदारी, और समझदारी को इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल मैनेजमेंट. तो it is the study of how the limited resources are rationally managed. ठीक है, इसलिए जब इकोनॉमिक्स आया तो इकोनॉमिक्स किसके लिए आया? रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए आया. इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से. इकोनोमिया वर्ड एक्चुअली में क्या मीन करता था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. क्या इकोनॉमिक्स दैट इज रिसोर्स की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग जो है, क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे है? क्या सिर्फ मैं फेस कर रही हूँ, आप भी फेस कर रहे हो क्या? द आंसर इज यस. क्या हमारा नेशन भी फेस कर रहा है? यस. क्या पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है? हाँ, हर एक जन इस प्रॉब्लम को फेस करता है. क्यों फेस करता है? क्योंकि सबके पास उनकी इच्छाओं के मुकाबले में साधन कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और इन्हीं साधन के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो जब प्रॉब्लम सबकी है तो सोल्यूशन भी किसके लिए आएगा? सबके लिए आएगा. और सब में बेटा कौन आ जाता है जब हम अपनी बात करते हैं? दैट इज माइक्रो. और जब पूरे सबकी बातें होती हैं तो उसे बोला जाता है मैक्रो. जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढती हूँ तो उसे बोला जाता है माइक्रो. और जब नरेंद्र मोदी स्टेज में खड़े होके 130 करोड़ जनता को एड्रेस करते हैं तो उसे बोला गया मैक्रो. MICRO, I फॉर इंडिविजुअल. जब एक की प्रॉब्लम है, एक अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करे तो उसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल. और उसके लिए जो ब्रांच आई है दैट इज माइक्रो. और जब मैं बात करती हूँ बेटा क्या सिर्फ एक की प्रॉब्लम से ही काम बनेगा? नहीं. जब आप अपनी बात करते हो तो आप अपनी बात करते हो, बट जब पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सबके लिए लेते हैं. तो वो किसको कवर कर रहे होते हैं? मैक्रो को. मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट. A फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल. इज इट क्लियर? तो माइक्रो स्टडीज हाउ द इंडिविजुअल एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज हिज satisfaction, whereas macro जब नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं तो he studies how the country uses its resources to maximize the rate of GDP as well as social welfare. कैसे हम अपने देश की इनकम को बढ़ाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, और कैसे हम ज्यादा लोगों के हित के लिए काम कर पाए. तो he always talks about the macro thing and we always talk about the micro thing. ठीक है, बट क्या अगर बात की जाए तो ये माइक्रो को बेसिकली अपन और कैसे समझ सकते हैं? तो सिंपल है. द थिंग इज ओनली कंपैरिजन. आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? मान लीजिए, डोंट गो विथ माय ड्राइंग, सी दिस. अगर मैं बात करूं, ये क्या है बेटा? ग्लोब. ठीक है, इस ग्लोब में कुछ ऐसी सी कंट्री इज, आप मुझे बताओ, ये कंट्री क्या हो गई? इंडिया.
क्यों मैम, श्रीलंका से समझ आया ना। चलिए, फिर इस इंडिया के बीच में आ गया ये अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश के बीच में आ गया अपना प्यारा सा जबलपुर, और इस जबलपुर का एक एरिया इस सदर। मुझे बताओ, जब मैं पूरे जबलपुर में सदर की बात करूंगी, कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूरे जबलपुर से, तो जब मैं पूरे जबलपुर में सिर्फ सदर की बात करूंगी तो सदर एक ही एरिया है इंटायर जबलपुर का, मतलब मात्र एक एरिया की बात कर रही हूँ पूरे इतने बड़े जबलपुर में। तो दैट सदर की जब मैं स्टडी करूंगी तो उसे बोला गया माइक्रो। वहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज की स्टडी को बोला गया माइक्रो। और जब मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर की बात करूंगी तो पूरे मध्य प्रदेश में इतनी सारी सिटीज हैं, उसमें से मैं मात्र एक की बात कर रही हूँ। तो जो जबलपुर अभी मैक्रो था ना, क्योंकि अपन सदर की बात कर रहे थे तो सदर हो गया था माइक्रो और जबलपुर था मैक्रो, एग्रीगेट ऑफ द एरिया। बट जब मैं पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सिटी की बात करूंगी, सिर्फ एक अपना जबलपुर, प्यारा जबलपुर, आई लव माई जबलपुर, तो वो जबलपुर को बोला जाएगा माइक्रो। अब देखो, जो चीज पहले मैक्रो थी अब वो क्या हो गई, माइक्रो, और मध्य प्रदेश क्या हो गया, मैक्रो। तो थोड़ा क्लिक किया क्या आपको कि वही चीज जब बड़ी चीज से कंपेयर की जाती है ना तो बन जाती है माइक्रो, और वही बड़ी चीज क्या बन जाती है, मैक्रो। और जब वही बड़ी चीज और बड़ी चीज से कंपेयर की जाती है तो वो एक क्या बन जाती है, माइक्रो, और दूसरी बड़ी चीज क्या बन जाती है, मैक्रो। अब जब मैं पूरे इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूंगी तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बट जब उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूंगी तो मध्य प्रदेश हो जाएगा माइक्रो एंड पूरा इंडिया हो जाएगा मैक्रो। और जब इसी अपने हिंदुस्तान, अपने प्यारे इंडिया के कंपैरिजन जब पूरी वर्ल्ड के साथ किया जाएगा तो वर्ल्ड वुड बी मैक्रो, सम टोटल ऑफ ऑल द कंट्रीज, एंड दैट पर्टिकुलर इंडिया विल बिकम मैक्रो। इज इट क्लियर? तो माइक्रो और मैक्रो की कुछ परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इट्स ओनली दैट आप किससे कंपेयर कर रहे हो। आप जब पूरे ग्रुप में से एक की स्टडी करते हो तो वो एक की स्टडी बन जाती है माइक्रो, और जब आप पूरे ग्रुप की स्टडी कर रहे होते हो तो उसे क्या बोला जाता है, मैक्रो। तो माइक्रो स्टडीज हाउ द इंडिविजुअल एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज, कैसे एलोकेट करेगा, रैशनली, क्यों करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। और सेटिस्फैक्शन भी डिपेंड करता है बेटा पर्सन टू पर्सन। बेसिकली दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, जब एक इंसान अपने व्यापार के लिए अपनी पूंजी लगाता है तो वो उस व्यापार में लगाएगा जहां से उसको क्या दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा मुनाफा दिख रहा होगा। तो जब प्रोड्यूसर एलोकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने साधनों का, तो उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। और जब कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, मैं 10 रुपए लेके डिपार्टमेंटल स्टोर गई तो मेरा पर्पस क्या था, मैं कुछ कंज्यूम करने गई थी तो पर्पस क्या था, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। इज इट क्लियर? और जब इसी चीज को अपन एग्रीगेट लेवल पे करते हैं, पूरे देश के प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, पूरे देश के कंज्यूमर्स की वांट को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई करना, उसे क्या बोला गया, मैक्रो बोला गया। तो इट स्टडीज हाउ द कंट्री यूजेस इट्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ जीडीपी एज वेल एज ऑफ द सोशल वेलफेयर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे अपना एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं, दो, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड क्या बोलता है, अर्थ से जुड़ा हुआ, रिसोर्सेस से जुड़ा हुआ। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनको अपन अंडरटेक करते हैं टू गेट समथिंग इन रिटर्न, उन्हें बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी ने खाना बनाया, अपन को प्यार से खिलाया, क्या कुछ आशा से ये काम किया, क्या कुछ रिटर्न में चाहिए था, नहीं, शी डिड इट आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। तो क्या उनको कुछ रिटर्न में अर्थ वैल्यू का मिल रहा है, मॉनेटरी वैल्यू का मिल रहा है? द आंसर इज नो। तो उस एक्टिविटी को क्या बोला गया, इसी का जस्ट ऑपोजिट, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी विच वाज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। ठीक है, चलो, अगर यही खाना जब रेस्टोरेंट वाला बनाएगा तो
जब हम यहाँ पे डोमिनो से पिज्जा मंगाते हैं वो भी तो खाना बना रहा है, बट उसका पर्पस क्या है, उसको चाहिए कुछ मॉनेटरी वैल्यू का, तो उसकी एक्टिविटी को क्या बोला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली जब हम रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं तो ऑल वी आर वरीड अबाउट व्हाट योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बेटा 4। रिसोर्सेज से जुड़ी हुई एक्टिविटीज अपने सराउंडिंग में क्या होती हैं, 4। मैम प्यारी सी डेयरी मिल्क, अपनी पुरानी डेयरी मिल्क, अपनी प्यारी डेयरी मिल्क, वो डेयरी मिल्क कैसे बनी, कैसे बनी का आंसर इज मैम कभी तो किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, किसी ने तो सोचा होगा चॉकलेट की फैक्ट्री डालते हैं, उसने चॉकलेट की फैक्ट्री डालने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी होगी, उसके लिए उसने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट। जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इनटू दी फिनिश गुड्स। ठीक है, अब वो मैम डेयरी मिल्क अगर फैक्ट्री में रखी ही रहती प्रोडक्शन होने के बाद तो क्या वो हम कंज्यूम कर पाते, नहीं। हम तक पहुंचाने के लिए उसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, उसे मार्केट तक लाया गया, और हम जैसे कंज्यूमर जिनकी वांट्स हैं वो मार्केट में गए और हमने क्या किया, एक्सचेंज, हमने कुछ वैल्यू का अगले पर्सन को दिया और उस पर्सन ने हमें क्या दी, डेयरी मिल्क दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 4। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। पहले करो इन्वेस्टमेंट, फिर होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद होगा एक्सचेंज और फिर होगा कंजम्पशन। क्या यही चारों एक्टिविटीज हमारे आजू बाजू में चलती हैं, यस। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई यहाँ पे कंजम्पशन कर रहा है। अच्छा कंजम्पशन भी जरूरी है क्या, यस। जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो बेटा यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज होंगी नहीं, हमारा कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं। इज इट क्लियर। और प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, इन्वेस्टमेंट। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, और एक्सचेंज तो फिर आप भूल ही जाओ। तो एवरी एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट and every activity is earning some monetary item in or monetary value in return. Is it clear? चलिए, What is economy? आप बहुत सुनते हो, आज हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन है, बहुत वीक चल रही है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेक ही नहीं हो रही है क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है। ठीक है, तो इस केस में इकोनॉमी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अपन ने इकोनॉमी वर्ड तो कई बार सुना है, बट इकोनॉमी को डिफाइन कैसे किया गया, तो इकोनॉमी को डिफाइन किया जाता है विद द nature and the level of activities in that particular area। जिस स्थान पे जिस तरीके की और जिस स्तर पे वो एक्टिविटीज हो रही है उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमी। नेचर ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या ये लोग एग्रीकल्चर मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द फिनिश गुड्स, या यहाँ पे अपना क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या ये देश सिर्फ सर्विसेज देता है। तो नेचर मतलब क्या कर रहे हो, और लेवल का मतलब होता है किस स्तर पर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने इंडिया की, तो हमारे इंडिया में व्हाट वाज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा क्या डोमिनेट कर रहे थे, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, एग्रीकल्चर। और उसका लेवल कितना था, बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि 72% of the population was dependent on the agriculture activities। agriculture activity में majority of population engaged थी, और वहां से वो अपनी earning को क्या कर रहे थे, earn कर रहे थे। is it clear? तो यहाँ पे अगर मैं definition में आऊं इकोनॉमी की, तो the system by which people of an area earn their living includes to the basic element depends upon two, nature of economic activity performed by the people and level of economic activity performed by the people। और इसी के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं of any economy into developed, underdeveloped और developing। developed मतलब उसने एक पर्टिकुलर स्तर को अचीव कर लिया है, तो उस कंट्री को बोला जाता है डेवलप्ड। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपिंग मतलब वो धीरे धीरे अपने अंदर क्या लेके आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और अंडर डेवलप का मतलब क्या होता है, वहां पे नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, बहुत ही वीक है। इसीलिए इकोनॉमी को यहाँ पे डिफाइन किया गया एज
people perform different economic activities to earn their living, और जिस स्तर और जिस लेवल पे वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि लोग अपनी अर्निंग को अर्न करते हैं, क्योंकि जब तक अर्न नहीं करेंगे तब तक कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे एक्सचेंज की तो बात ही छोड़ दो, और इन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं. अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग इज टर्म्ड एज व्हाट? योर इकोनॉमी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज अपन सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में. इन द लेटर क्लास we will be studying about the different economic system कि actually में US, चाइना, इंडिया के बीच में क्या अंतर है, इंडिया, पाकिस्तान या कितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के बीच में अंतर क्या है, उन कंट्रीज को चलाया कैसा जाता है, वहां पे रिसोर्स एलोकेशन कैसा होता है. तो हमारी नेक्स्ट क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट उसके लिए आप पहले पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना. स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, तो आप हर संडे ना प्लानिंग करते हो, क्योंकि संडे सिर्फ हफ्ते में एक होता है, बट उस संडे को में करने के काम बहुत सारे होते हैं. और जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि उस संडे का आप सबसे ज्यादा बेनिफिट ले पाओ. तो एक्चुअली में आप सब इकोनॉमिस्ट हैं, बस आपने उस चीज का ना अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान नहीं पा रहे हो. ठीक है, तो अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. होप सो आप सब कुछ रिवाइज करके आओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछोगे, बिकॉज व्हेन देयर आर क्वेश्चंस इट मींस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, देयरफॉर द क्वेश्चन आर अराइजिंग इन योर माइंड. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन.